नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोस्टर स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास हिस्ट्री का 7 चैप्टर नाम है बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। सो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो सेकंड टर्म का एग्जाम है वो सब्जेक्टिव बेस पे होने वाला है। आपको नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सभी चैप्टर के जो नोट्स है आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाएगा, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए रोशन सा स्टडी पॉइंट और आप ज्वाइन कर लिए। दोस्तों, आपको पता है कि जब हम मध्यकाल को समझ रहे थे, यानी कि हम छठे चैप्टर को समझ रहे थे, तो वहां पे हमने 3 वर्गों को समझा था। तो मध्यकाल क्या था? एक तरीके से यूरोपीय इतिहास में अंधकार युग माना जाता है, ठीक है। वैसे आपको मैं बता देना चाहूंगा कि हम यूरोपीय इतिहास को कुल मिला के 3 भागों में बांट के उसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल, ठीक है। प्राचीन काल का जो समय काल है वो लगभग अब आरंभ से लेकर 5वीं सदी तक का समय काल माना जाता है। जब समय की शुरुआत हुई, यानी कि आरंभ, समय का जो आरंभ हुआ, उस वहां से लेकर 5वीं सदी तक का जो समय काल है वो प्राचीन काल माना जाता है। उसके बाद हम मध्यकाल की बात करते हैं। तो मध्यकाल यानी कि लगभग 5वीं से 15वीं सदी का समय काल। कई बुकों में 5वीं से 14वीं सदी का समय काल भी बताया जाता है, जो कि मध्यकाल का समय काल है। उसके बाद आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल यानी कि 15वीं सदी के बाद से लेकर अब तक का जो भी समय काल है उसको हम आधुनिक काल के अंतर्गत रखते हैं। तो ये यूरोपीय इतिहास का विभाजन है। इस तरीके से भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांट के अध्ययन किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम प्राचीन कालीन यूरोपीय इतिहास की बात करते हैं तो प्राचीन काल का जो यूरोपीय इतिहास है कुछ ऐसा है कि वहाँ पे बहुत सारे विद्वानों का उद्भव होता है, ठीक है। एक तरीके से शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र जो था यूनान था। यूनान में बहुत सारे विद्वानों का उद्भव होता है, जैसे कि सुकरात का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लेटो का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा। आपको पता हुआ है कि अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान का जनक भी माना जाता है। इसके अलावा हेरोडोटस का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। तो ये सभी विद्वान कहाँ के थे? यूरोप से ही थे, ठीक है। लेकिन मध्यकाल आते आते तक क्या हुआ? चर्च का दबदबा, पूरे समाज में चर्च का दबदबा हो गया। चर्च ने अपने तरीके से समाज को चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं विद्वानों को संरक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा था। मध्यकाल में अगर कोई भी विद्वान चर्च के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करता, चर्च ने कह दिया कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूरज उसकी तरफ चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगाता है, ठीक है। ऐसा उन्होंने कहा, चर्च ने कहा। अगर कोई भी विद्वान, कोई भी वैज्ञानिक अगर चर्च के खिलाफ जा रहा है, पादरियों के खिलाफ जाने की कोशिश करता था, तो उनको जिंदा जला दिया जाता था या उनकी हत्याएं करवा दी जाती थी। तो कहीं ना कहीं यूरोप क्या था? एक तरीके से मध्यकाल में अंधकार में चला गया था, ठीक है। अंधकार युग में चला गया था और कोई भी नई खोजें वहां पे नहीं हो पा रही थी, नवीन वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब आधुनिक काल में यूरोप प्रवेश करेगा, यानी कि लगभग 15वीं सदी से क्या होगा? फिर से विद्वानों का उद्भव होगा, जिसको एक तरीके से पुनर्जागरण का समय काल कहा जाता है, ठीक है। इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक रहेगा वो पुनर्जागरण ही रहने वाला, जिसपे हम अभी आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आधुनिक युग है, मतलब आधुनिक समय काल जो है यूरोपीय इतिहास का, जो आधुनिक इतिहास है, उसके बारे में हमारे पास जानकारी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से। तो देखिए दोस्तों, लगभग 14वीं-15वीं सदी के बारे में हमें यूरोपीय इतिहास के बारे में जो जानकारी मिलती है वो यूरोप और अमेरिका के जो अभिलेखागार है, ठीक है, और जो संग्रहालय है, उनमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जो दस्तावेज है या फिर मुद्रित पुस्तकें हैं या फिर अभिलेख है, उनको एकत्रित करके रखा गया है, ठीक है। अभिलेखागार में क्या होगा? अभिलेखों को एकत्रित करके रखा जाएगा। और संग्रहालय में क्या होगा कि पुराने समय की जितनी भी चीजें हैं उन सभी को संग्रहालय में सुरक्षित रखा जाता है। तो वहां से आप चीजें एकत्रित कर सके, आप यूरोप के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा उस समय की बहुत सारी मुद्रित पुस्तकें हैं, वस्त्र है, इमारतें हो सकती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं पुनर्जागरण की। पुनर्जागरण है क्या? यूरोपीय इतिहास में पुनर्जागरण क्या है? देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण को इतिहास में हम अनेक नामों से जानते हैं, जैसे कि इसका अर्थ हो सकता है पुनर्जन्म, या फिर पुनः जागृति, या फिर पुनरुत्थान, ठीक है। बहुत सारे नामों से हम इसको जानते हैं। पुनर्जागरण जो है अंग्रेजी भाषा रेनेसा से बना है, ठीक है। अंग्रेजी में इसको हम क्या कहते हैं? रेनेसा, ठीक है। और मुख्यतः जो पुनर्जागरण है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है फिर से जागना। आपको पता है कि मध्यकाल में यूरोप के लोग कोई भी नवीन आविष्कार नहीं कर पा रहे थे, चर्च का दबदबा था, इस कारण उसको अंधकार युग कहा जाता है, जिसमें यूरोप के लोग जो थे सो गए थे, एक तरीके से कहने का मतलब ये है। लेकिन फिर से इस समय काल में क्या हुआ? वो जाग गए, मतलब नए नए वैज्ञानिक खोजें होने लग गई, बहुत सारे विद्वानों का उदय होने लग गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं फिर से जागना। ये पुनर्जागरण का समय काल था। पुनर्जागरण का जो समय काल है वो यूरोपीय इतिहास में लगभग 14वीं से 16वीं सदी का जो समय काल है उसको हम पुनर्जागरण का समय काल कहते हैं। और पुनर्जागरण के समय काल से ही आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो पुनर्जागरण से ही माना जाता है। आधुनिक यूरोप की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं पुनर्जागरण से ही माना जाता है। तो हम समझते हैं कि यार मतलब पुनर्जागरण से ही आखिरकार क्यों आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण के समय काल में क्या हुआ? जो रूढ़िवादी मान्यताएं थी, जो पुरानी रूढ़िवादी मान्यता थी, पुरानी विचारधारा थी, वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लगी थी। और इस समय क्या हो रहे थे? नए नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे।
कला के क्षेत्र में उन्नति देखने को मिल रहा था, साहित्य के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उन्नति प्रगति देखने को मिल रहा था। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी कारणों से आधुनिक युग की जो शुरुआत है वो पुनर्जागरण से ही माना जाता है। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको जितनी भी टॉपिक समझाई गई है बहुत ही अच्छे से आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। दोस्तों, हम समझते हैं कि सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत यूरोप में ही क्यों हुई। पुनर्जागरण का जो युग है वो सबसे पहले यूरोप में ही क्यों शुरू हुआ, तो इसके पीछे के बहुत सारे कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण हम बता सकते हैं धर्म युद्ध। देखिए दोस्तों, धर्म युद्ध आपको पता है जेरूशलम को लेकर धर्म युद्ध हुए थे ईसाइयों के बीच में और मुसलमानों के बीच में। इसको हम 4th चैप्टर में समझ चुके हैं हम धर्म युद्ध को। तो धर्म युद्ध कुल मिला के 3 धर्म युद्ध हुए थे, है ना। पहले दूसरे धर्म युद्ध की बात हम नहीं करते, तीसरे धर्म युद्ध की बात करते। तो तीसरे धर्म युद्ध वास्तव में हुआ नहीं था, लेकिन तीसरे धर्म युद्ध के समय आते आते तक एक तरीके से ईसाइयों को ये बात पता चल गया था कि कहीं ना कहीं धर्म युद्ध से उनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। धर्म युद्ध ने क्या किया, यूरोपीय लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत गहरा असर डाला। उनको समझ में आ गया था कि भाई धर्म युद्ध करके वो कभी भी अपना आर्थिक विकास, सामाजिक विकास नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको अपने अब उन्नति प्रगति पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन धर्म युद्धों पे, ठीक है। तो क्या हुआ, धर्म युद्ध ने एक तरीके से यूरोपीय लोगों के जीवन में एक गहरा बदलाव लाया। उसके बाद हम बात कर सकते हैं भौगोलिक खोजें हुई, नए नए आविष्कार हुए। जैसे कि आप बात कर सकते हो मार्को पोलो ने बना दिया दिशा सूचक यंत्र। अब दिशा सूचक यंत्र बनने से क्या हुआ कि भाई अब समुद्री यात्रा बिल्कुल आसान हो गई। आसानी से आप समुद्र में कहीं भी जाके किसी भी देश की खोज कर सकते थे। इसके अलावा गैलीलियो का नाम आप सुने होंगे। गैलीलियो ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, दूरबीन का आविष्कार कर दिया, ठीक है, माइक्रोस्कोप की खोज कर दी। अब इससे अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलने लग गई। जो चर्च कहता था कि भाई, चर्च ने कह दिया था कि जो पृथ्वी है वो कहीं ना कहीं स्थिर है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप की खोज करके चर्च के इस सिद्धांत का खंडन कर दिया। इसके अलावा कोपरनिकस की हम बात करेंगे, ठीक है। कोपरनिकस ने भी अपने सूर्य का जो सिद्धांत दिया था उसका भी एक विशेष योगदान है कोपरनिकस के बारे में। खैर, इस चैप्टर में हम आगे बहुत ही गहराई से समझने वाले हैं। दोस्तों, हम तीसरा पॉइंट बता सकते हैं छापे खाने का आविष्कार। जो प्रिंटिंग मशीन है उसका आविष्कार किया गया था जॉन गुटेनबर्ग के द्वारा। किसने बनाया, जॉन गुटेनबर्ग ने बनाया था। लगभग 1456 की बात है। 1456 में छापे खाने का आविष्कार हो गया। अब छापे खाने के आविष्कार से, प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार से क्या हुआ कि अब शिक्षा का प्रचार तेज गति से होने लग गया। जब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार जब नहीं हुआ था तो उससे पहले क्या था कि शिक्षा का प्रचार बहुत ही कम था, क्योंकि यार पुस्तकें छापने में, पुस्तकें उस समय हाथों से लिखी जाती थी। अब हाथों से पुस्तकें लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता था। कोई भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है या सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना है तो बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन छापे खाने के आविष्कार से क्या हुआ, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी कविता को, किसी भी नाटक को, किसी भी कहानी को बहुत तेज गति से लोगों तक पहुंचाया जा सकता था। पुस्तकें लोगों तक पहुंच सकती थी। तो इससे भी क्या हुआ, लोगों में शिक्षा का प्रचार तेज गति से होने लग गया और इसने भी पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं धर्म सुधार आंदोलन की। धर्म सुधार आंदोलन ने भी कहीं ना कहीं पुनर्जागरण में एक विशेष योगदान दिया, ठीक है। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब एक तरीके से जो धर्म में जो कमियां होती है ना उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाए जाते हैं उसको हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। खैर, इसके बारे में हम आगे और ज्यादा गहराई से समझेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से क्या हुआ, बहुत सारे विद्वानों ने कहीं ना कहीं चर्च के खिलाफ, जो चर्च की जो रूढ़िवादी विचारधाराएं थी उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया, उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और इससे भी लोगों के जीवन में एक तरीके से बदलाव आया, एक तरीके से जागृति आई और ये भी एक तरीके से पुनर्जागरण के उदय का एक प्रमुख कारण माना जाता है। दोस्तों, हम बात करते हैं मानवतावाद की। मानवतावाद है क्या, मानवतावाद से हम क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, पुनर्जागरण की एक प्रमुख विशेषता मानवतावाद था। मानवतावाद का अर्थ होता है मनुष्य में रुचि लेना तथा उसका आदर करना, यानी कि मनुष्य के जीवन को ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन बनाना, उसके समस्याओं का समाधान करना ही क्या है, एक तरीके से मानवतावाद है, ठीक है। मानवतावाद में हम क्या करते हैं, मनुष्य के समस्याओं का अध्ययन करते हैं, उसके जीवन को और ज्यादा सुधारने की कोशिश करते हैं, मनुष्य के जीवन को और ज्यादा समृद्ध बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको पता होगा कि पुनर्जागरण से पहले क्या था, मनुष्य का जीवन बहुत ही ज्यादा कष्टदायक था। दासतापूर्वक व्यवस्था थी, लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, या फिर चर्च लोगों को कई तरीके से शोषण किया करती थी, या फिर जो अभिजात वर्ग होते थे वो भी कई तरीके के लोगों का शोषण करते थे। दोस्तों, मानवतावादियों के बारे में एक और खास चीज मैं आपको बता देना चाहूंगा कि मानवतावादी मानते हैं कि हमें परलोक की अपेक्षा इस लोक को महत्व देना चाहिए। परलोक मतलब जहाँ पे परमात्मा रहते हैं, ठीक है, और यही लोग जहाँ पे हम रहते हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें इसी लोक की बात करनी चाहिए, इसी दुनिया की बात करनी चाहिए, दूसरी दुनिया कोई है नहीं, बस यही दुनिया है जहाँ पे हम रहते हैं। यही क्या है, एक तरीके से मानवतावाद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मानवतावाद जो टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो
बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। आप लोगों के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करता हूं। अगर आप वीडियो को शेयर नहीं करेंगे, व्यूज़ ले आएंगे और मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा और आपके लिए ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पाऊंगा। तो यार वीडियो को शेयर करेंगे, व्यूज़ आएंगे, मेरे को ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा तेज़ी से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर लाऊंगा। इसके अलावा एक और चीज़, आप टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको जो नोट्स मिलेंगे सभी चैप्टर के वो टेलीग्राम पे ही मिलने वाले हैं। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कीजिए रोशन सा स्टडी पॉइंट और उसको आप ज्वाइन कर ले। इसके अलावा आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है रोशन सा स्टडी पॉइंट, ठीक है। जाके सर्च मारे और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर ले। जो भी समस्याएं हैं आप मेरे को वहाँ पे बता सकते हैं, वहाँ पे हर एक समस्या का समाधान आपका होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा जो पहला टॉपिक है वो धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन था क्या? देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ईसाई धर्म में बहुत सारी कमियां थी। जैसे कि ईसाई धर्म में क्या था, पादरी वर्ग का बहुत ज़्यादा दबदबा था और पादरी लोग क्या करते थे, अनेक प्रकार के लोगों से टैक्स वसूलते थे और लोगों को मतलब झूठी बातें बता के उनसे पैसे अटा करते थे, है ना। तो इस कारण क्या हुआ, चर्च के खिलाफ बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाया गया और ईसाई धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए आंदोलन चलाया गया, जिसको हम कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन। धर्म सुधार आंदोलन का मतलब ही होता है कि अगर किसी धर्म में कोई कमी आ जाए उसको सुधारने के लिए जो आंदोलन चलेगा वो धर्म सुधार आंदोलन होगा। देखिए दोस्तों, ईसाई धर्म में जो कमियां थी उसको लेकर धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा। मार्टिन लूथर ने इसका नेतृत्व किया था। मार्टिन लूथर एक भिक्षु थे, ठीक है, और मठ में रहते थे। उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए जो आंदोलन चलाया उसी को हम धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। और मार्टिन लूथर के नेतृत्व में क्या हुआ, ईसाई धर्म में एक नई शाखा का उदय हुआ, एक नया ब्रांच बन गया ईसाई धर्म के लोगों का, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट। क्या कहते हैं? प्रोटेस्टेंट, ठीक है। ये ईसाई धर्म की एक नई शाखा है। मतलब कि जो प्रोटेस्टेंट बाद है एक तरीके से क्या करते हैं, वो कैथोलिक चर्च को नहीं मानते, चर्च के सिद्धांत को नहीं मानते हैं, बल्कि मार्टिन लूथर के विचारों को मानते हैं, ठीक है। अब कैथोलिक चर्च लोगों को झूठ बोल के तरह तरह से पैसे वसूलते थे। इस कारण क्या हुआ, मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म की एक नई शाखा की स्थापना की, जिसको हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट शाखा, ठीक है। और प्रोटेस्टेंट शाखा का जो जन्मदाता था वो मार्टिन लूथर ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको धर्म सुधार आंदोलन का मतलब समझ में आ गया होगा। दोस्तों, हम बात करते हैं कि ये जो धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था उसके पीछे मुख्य कारण क्या थे। धर्म सुधार आंदोलन किन कारणों से चलाया गया था मार्टिन लूथर के द्वारा, ठीक है। तो इसके पीछे का पहला कारण था पादरियों द्वारा भोग विलास का जीवन जीना। अब पादरियों ने क्या किया, पादरी लोगों ने इतना ज्यादा पैसे इकट्ठे कर लिए, इतना ज्यादा धन इकट्ठा कर लिया कि वो क्या करते थे, अच्छे से भोग विलास का जीवन जीते थे, ऐशो आराम का जीवन जीते थे। इस कारण क्या हुआ, लोग उनसे घृणा करने लग गए, ठीक है, लोग उनको नापसंद करने लगे और इसी कारण धर्म सुधार आंदोलन का उदय हुआ था। उसके बाद दूसरा कारण आप बता सकते हो पादरियों के पदों को बेचना। अब पादरी क्या करते थे, पैसों के लालच में आके अपने पद को, जिसके पास पादरी बनने की योग्यता नहीं थी ना, उसको बेच दिया करते थे। तो पादरियों ने क्या किया, अपने पदों को बेचा। ये बात भी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई और पादरियों का विरोध होना शुरू होने लग गया। उसके बाद है माफीनामे बेचना। तीसरा पॉइंट है आपका माफीनामे बेचना। अब पादरी क्या करते थे, माफीनामा बेचा करते थे। मतलब कुछ ऐसे दस्तावेज बेचते थे जिसके माध्यम से वो लोगों को बेवकूफ बनाते थे। लोगों को कहते थे कि आप इस दस्तावेज को खरीदिए और आपने जो पाप किया है ना, उन पापों से आप मुक्त हो जाएंगे इस दस्तावेज को पढ़ने के बाद या इस दस्तावेज को खरीदने के बाद, ठीक है। तो ये चीज भी लोगों को बिल्कुल ही भी पसंद नहीं आई और लोगों ने फिर पादरियों के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। उसके बाद है पोप द्वारा कर की वसूली। अब आपको पता है पोप कौन होते हैं, चर्च के अध्यक्ष होते हैं पोप, है ना। अब पोप क्या करते थे, किसानों से या फिर आम जनता से अनेक प्रकार के टैक्स वसूलते थे। टैक्स वसूल के और अपनी जिंदगी बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। तो इस कारण भी बहुत सारे लोग इनके खिलाफ थे और धर्म सुधार आंदोलन चलना जाहिर सी बात है तय था। तो ये 4 ऐसे कारण थे जिन कारणों से धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चारों के चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब हम अगला टॉपिक समझते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कोपरनिकसीय क्रांति। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है कि ईसाई लोगों की यह धारणा थी कि मनुष्य क्या है, पापी है और मनुष्य के पापी के कारण क्या है कि इस पृथ्वी पे मनुष्य के पाप का जो दबाव है इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो पृथ्वी है वो क्या है, स्थिर है। लेकिन वैज्ञानिक जो थे वो इस दृष्टिकोण को नहीं मानते थे, वो इसके विपरीत सोचा करते। उसमें से एक सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए कोपरनिकस, ठीक है। कोपरनिकस ने ईसाई की इस धारणा का क्या किया, विरोध किया। उन्होंने बोला कि जो सूर्य है वो स्थिर है, ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं, इस सौरमंडल में जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह क्या करते हैं, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उन्होंने एक अपना पांडुलिपि भी लिखा था। उनके ग्रंथ का नाम था दी रिवोल्यूशनिवस, ठीक है। ग्रंथ का नाम क्या था, दी रिवोल्यूशनिवस, जिसको प्रकाशित करने से डर रहे थे
क्योंकि उनको पता था कि जो पादरी लोग हैं उनका विरोध करेंगे और उनकी हत्या भी की जा सकती है, ठीक है। इस कारण वो इसको प्रकाशित नहीं करवा पाए थे। तो उन्होंने क्या किया, अब जब वो अपने अंतिम मृत्यु से यहाँ पे बैठे हुए थे, मतलब मृत्यु से यहाँ पे पड़े थे, तब उन्होंने क्या किया, अपने इस ग्रंथ को अपने एक अनुयायी को सौंप दिया, अपने एक शिष्य को सौंप दिया, जिसका नाम था जोसीम रिडिकम, ठीक है। जोसीम रिडिकम को उन्होंने सौंपा था। लेकिन उसके बावजूद भी कोपरनिकस के विचार को अपनाने में काफी ज्यादा समय लग गया। दोस्तों, कोपरनिकस के इस विचार को देने के बाद क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक उभर के सामने आए जिन्होंने अपने सिद्धांतों के माध्यम से कोपरनिकस के बात को सिद्ध कर दिया। जिसमें से हम बात कर रहे हैं, मतलब कि कोपरनिकस के सौरमंडलीय विचार को आगे बढ़ाने में किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा। तो सबसे पहले यहाँ पे नाम आता है जोहानेस केपलर, ठीक है। जोहानेस केपलर ने अपने ग्रंथ कॉस्मोग्राफिकल, ठीक है, कॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री इनके ग्रंथ का नाम था, जिसमें उन्होंने सौर मंडल और के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि सौर मंडल के केंद्र में है सूरज, ठीक है, और सूर्य के चारों तरफ क्या करते हैं, सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। ये बात जोहानेस केपलर ने कही थी। उसके बाद उससे उनके कुछ समय बाद क्या हुआ, गैलीलियो गैलीली की बात कर लेते हैं हम। गैलीलियो गैलीली ने क्या किया, माइक्रोस्कोप की खोज कर दी, यानी कि दूरबीन की खोज की। और इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दी मोशन, ठीक है, दी मोशन यानी गति, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा था। और दूरबीन की खोज से क्या हुआ कि अब पूरी तरीके से अंतरिक्ष को हम देख सकते थे और वहाँ पे जो भी चीजें हो रही है उसके बारे में भी हम जानकारी जुटा सकते थे। उसके बाद आगे न्यूटन की भी आप इसमें बात कर सकते हो। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के संबंधित जितने भी नियम थे वो भी वैज्ञानिकों, मतलब एक तरीके से लोगों के सामने रखा था। तो इन सभी विद्वानों ने क्या किया, कोपरनिकस के विचार को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इटली के नगरों का पुनरुत्थान। सबसे पहले हम समझने वाले हैं कि भाई जो इटली के जो नगर थे उसका पुनरुत्थान कैसे हुआ, मतलब कि दोबारा से ये इटली के जो नगर थे वो कैसे फले फूले थे, ज़्यादा विकसित हुए थे, ठीक है। इसकी हम बात करने वाले इस टॉपिक में। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप समझे रोमन साम्राज्य के बारे में कुछ चीज़ें आप जान ले। जैसा कि आपको रोमन साम्राज्य के बारे में मैंने पढ़ाया था, तो मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि रोमन साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ और बहुत ही विशालकाय साम्राज्य था, है ना। देखो, रोमन साम्राज्य लगभग 7वीं सदी के आसपास रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है, ठीक है, 7वीं सदी के आसपास। तो जब 7वीं सदी के आसपास रोमन साम्राज्य का अंत होता है तो रोमन साम्राज्य 2 भागों में बढ़ जाता है, एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। सो दोस्तों, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है उसको हम कहते हैं वाइजेंटाइन साम्राज्य, वाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से भी हम जानते हैं। तो जब रोमन साम्राज्य का जो पतन हुआ, तो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही साथ क्या हुआ, जो इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक जो केंद्र थे वो भी क्या हो गए, खत्म हो गए, उनका भी विनाश हो गया। जैसे कि इसमें पहला पॉइंट लिखा भी है कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ, इटली के जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र जो थे उनका क्या हो गया, विनाश हो गया। तो दूसरा पॉइंट जो बताया गया है कि उस समय क्या था कि वहां पे कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी, कोई ऐसी सरकार नहीं थी जो कि वहां की मतलब शासन व्यवस्था को चला सके। भले ही वहां पे पोप का दबदबा था, पोप थोड़ा मजबूत तो था, लेकिन इतना ज्यादा मजबूत नहीं था कि पूरे यूरोप में उसका वर्चस्व कायम रह सके, ठीक है। पूरे यूरोप में उतना ज्यादा महत्वपूर्ण ये पोप जो थे वो नहीं थे। और इसके अलावा इटली बहुत ही कमजोर देश था, कई टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। इटली बहुत ही ज्यादा कमजोर देश था और अनेक प्रकार के टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है। और लेकिन फिर भी क्या हुआ, यहाँ पे इतालवी संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान की थी। हम बात करते हैं कैसे कैसे मतलब इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ। तो देखिए दोस्तों, एक तो वाइजेंटाइन साम्राज्य की हम बात कर लेते हैं। वाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच में क्या हुआ, व्यापार बढ़ने लग गया, ठीक है। व्यापार बढ़ा, लगभग हम बात करें ये 12वीं-13वीं सदी की बात करें तो व्यापार बढ़ा इन दोनों देशों के बीच में। जिससे क्या हुआ, इटली के जो बंदरगाह थे वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गए। बंदरगाह आप समझते होंगे, बंदरगाह एक ऐसा जगह जहाँ पे जो भी समुद्री जहाजें होती है वो रुकती है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जब बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच में व्यापार स्टार्ट हुआ तो जो इटली के जो बंदरगाह थे वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गए। और वहाँ के जो नगर है, नगर की बात करें तो इटली के प्रमुख नगर में आप फ्लोरेंस की बात कर सकते हैं, ठीक है, आप वेनिस की बात कर सकते हैं। तो ये प्रमुख ऐसे नगर थे, एक गणराज्य थे, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से दरबारी नगर थे, दरबारी नगर यहाँ यानी कि जहाँ पे शासक रहते हैं, जहाँ पे शासक अपना दरबार लगाते हैं, ठीक है। और राजकुमार, यहाँ का शासन जो चलाता था वो कौन चलाता था, राजकुमार चलाता था। ये 2 प्रमुख नगर हो गए आपके। इसके अलावा इसमें जो सबसे प्रसिद्ध कुछ और नगर है उसमें आप बता सकते हो, वेनिस का नाम ले सकते हो, ठीक है। वेनिस हो गया आपका, जिनेवा हो गया आपका, ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख और प्रसिद्ध नगर थे। और इन नगरों में क्या था, इन नगरों में जो धर्माधिकारी होते थे या फिर जो जो सामंत होते थे वो उतने ज़्यादा शक्तिशाली नहीं थे। आपको पता है सामंतवादी व्यवस्था के बारे में आप लोगों ने छठे चैप्टर में पढ़ा था।
तो ये ज़्यादा शक्तिशाली इन नगरों में नहीं थे। अब नगर के जो धनी व्यापारी होते थे, नगर के इन नगरों के जो धनी व्यापारी थे या फिर महाजन जो होते थे, महाजन मतलब जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते थे, वो क्या करते थे, यहाँ की शासन व्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाते थे, शासन को चलाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते थे। और जिससे क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के अंदर नागरिकता की भावना उत्पन्न होने लग गई। और इसके अलावा आप बात करेंगे कि जब कभी सैनिक तानाशाही भी यहाँ पे आ जाता था, सैनिक व्यवस्था जब लागू हो जाती थी, तब भी लोगों के बीच में नागरिकता की भावना पनपी रहती थी। और आपको बता दूं कि सबसे पहले जो विश्वविद्यालय यूरोप में, अगर सबसे पहले कहीं अगर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो इटली ही थी। ठीक है, पुनर्जागरण के समय काल में सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना इटली में हुई थी। जैसे कि आप यहाँ पे बात करो, पादुआ विश्वविद्यालय आपका आप एक नाम ले लो, बोलोनिया विश्वविद्यालय है एक। ठीक है, तो ये शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र थे ये। और यहाँ पे क्या होता था, इन विश्वविद्यालयों में विधि शास्त्र जैसे जो विषय है उसका अध्ययन करवाया जाता था। तो इन सभी कारणों से इटली के नगरों का पुनरुत्थान हुआ और सबसे पहले पुनर्जागरण की शुरुआत भी इटली से ही मानी जाती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जितने भी पॉइंट यहाँ पे 10 पॉइंट जो समझाया गया आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले टॉपिक की हम बात करते हैं। दोस्तों अगला हमारा जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मजेदार और बहुत ही आसान टॉपिक है, जो है पुनर्जागरण काल में महिलाओं की स्थिति। ठीक है, पुनर्जागरण के काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? आपको पता है पुनर्जागरण का समय काल यानी कि लगभग 14वीं से हम 16वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब यूरोप में महिलाओं की भूमिका की यहाँ पे बात की जा रही है, महिलाओं की स्थिति की बात की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, उस समय क्या था, महिलाओं को एक तो नागरिकता के अधिकार से और व्यक्तिगत अधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है, ना तो उनको नागरिकता का अधिकार दिया गया और ना ही उनको जो भी उनके जो व्यक्तिगत अधिकार होते थे वो उनको प्रदान किए गए थे। इसके अलावा आपको पता है कि जैसे सार्वजनिक जीवन में क्या होता था कि अभिजात वर्ग की अगर हम बात करें, अभिजात वर्ग यानी कि बहुत ज़्यादा जो संपन्न परिवार होते थे, वहाँ के अगर हम बात करें तो वहाँ पे के परिवार में क्या होता था, पुरुषों का ही दबदबा होता था। किसका दबदबा होता था? पुरुषों का। और महिलाएं मतलब कोई भी निर्णय में अपना बात नहीं रख सकती थी, मतलब अपने किसी भी प्रकार का राय देने का अधिकार नहीं था। पति के कारोबार वगैरह में भी किसी प्रकार का राय नहीं दे सकती थी। इसके अलावा शिक्षा की बात करें तो भाई शिक्षा किनको प्रदान किया जाता था? सिर्फ लड़कों को, मतलब पढ़ने लिखने के लिए स्कूल वगैरह किसको भेजते थे? सिर्फ लड़कों को ही भेजते थे। लड़कियों की शिक्षा को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, लड़कों को महत्व दिया जाता था ताकि वो आगे अपनी जिम्मेदारी को उठा सके, अच्छी नौकरी प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके अलावा कई बार क्या होता था कि विवाह से प्राप्त जितने भी दहेज वगैरह मिलता था, ठीक है, उन दहेज को क्या करते थे वो एक तरीके से अपने कारोबार, पारिवारिक कारोबार स्टार्ट करने में, कोई व्यवसाय स्टार्ट करने में पूरी तरीके से क्या कर देते थे, वो खर्च कर दिया करते थे। ठीक है, और महिलाओं को यह अधिकार भी नहीं था कि वो अपने मतलब किसी भी कारोबार में चलाने में अपने अधिकार का दावा कर सकती थी और या फिर अपने पति को राय दे सकती थी, ऐसा कुछ अधिकार उनके पास नहीं था। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या होता था कि दहेज का प्रबंध नहीं हो पाया। मान लो कि जो स्त्री है वो अपने शादी की से पहले जो दहेज की जो रकम जो अदा करनी थी, वो दहेज की रकम लड़कों वालों को नहीं दे पाए, तो उस समय क्या होता था, उस लड़की को त्याग दिया जाता था। उसको या तो मठ में भेज दिया, मठ में भिक्षुणी बनने के लिए उनको भेज दिया जाता था। तो इस तरीके से महिलाओं के जीवन बहुत ज़्यादा कष्टदायक हो गई थी। लेकिन कई बार ये देखा गया कि हम अगर दूसरे परिवार की बात करें, जैसे कि यहाँ पे आप व्यापारिक परिवार की महिलाओं की बात कर सकते हो, कोई व्यापारिक परिवार है या फिर साहूकार परिवार की हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यापारिक परिवार की महिलाएं क्या करती थी, विशेष किस्म की भूमिका निभाती थी। जब उनके पति किसी गांव या किसी नगर, दूसरे नगर में चले गए व्यापार करने के लिए, तो उस समय वो महिलाएं क्या करती थी, अपने पति के दुकान को संभालती थी। ठीक है, उसके कारोबार को क्या करती थी, संभालती थी। तो ये यहाँ पे महिलाओं की, अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि किस फैमिली, कैसी फैमिली से बिलोंग कर रही है ना। अब ज़्यादा ऊंचे घराने में, अभिजात घराने की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं की स्थिति ज़्यादा खराब थी। लेकिन अगर व्यापारिक और साहूकार परिवार की बात करें तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी। तो ये आपको 10 पॉइंट बताने थे महिलाओं की स्थिति जो कि पुनर्जागरण समय काल में थी। दोस्तों हम समझते हैं विज्ञान और दर्शन, अरबियों का योगदान। विज्ञान और दर्शन में अरबियों ने अपना क्या विशेष किस्म का योगदान दिया है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान पॉइंट्स है, इसके भी आप ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि पूरे मध्यकाल में क्या था, ईसाई गिरजाघरों और मठों के विद्वान यूनानी और रोमन विद्वानों की कृतियों से परिचित थे। मतलब जो भी ईसाई जो थे मध्यकाल में, वो क्या थे, जो यूनान के जो विद्वान हैं और इसके अलावा जो रोम के जो विद्वान हैं उनसे परिचित थे। ठीक है, और विशेषकर आप बात करो यहाँ पे, जैसे हम 14वीं सदी की में अनेक विद्वानों की बात करें तो प्लेटो और अरस्तु के ग्रंथों का अनुवाद भी लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, आपको पता है यूनान के सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों में से, विचारकों में से एक है
सुकरात और प्लेटो, अरस्तु, इनका नाम आता है। ठीक है, तो अरबी में प्लेटो को कहा जाता है अफलातून। ये चीज आप याद रखिए, अरबी में हम प्लेटो को किस नाम से जानते हैं? अफलातून के नाम से जानते हैं। और अरस्तु को हम किस नाम से जानते हैं? तो अरस्तु को हम बोलते हैं एरिस्टोटिल। ठीक है, एरिस्टोटिल बोल देते हैं। तो इस नाम से हम जानते हैं अरबी भाषा में इसको। इसके अलावा एक और क्या हो रहा था कि जो यूरोप के जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, यूनानी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद जो किया गया था उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे। यूरोप के विद्वान की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। यूरोप के जो विद्वान थे वो क्या कर रहे थे, यूनानी ग्रंथों का जो अरबी में अनुवाद किया गया था उसका अध्ययन करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ जो यूनानी विद्वान है और जो अरबी विद्वान है वो क्या कर रहे थे, मतलब जितने भी अरबी ग्रंथ है या जो भी मतलब ग्रंथ है, फारसी ग्रंथ है, फारसी विद्वानों की कृति है, उसका यूरोपीय लोगों के बीच में क्या कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे। प्रचार प्रसार में अपनी विशेष किस्म की भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, अब ये सारे जो ग्रंथ थे, ज़्यादातर ग्रंथ जो थे जो संबंधित थे, जिसका अनुवाद अलग अलग भाषा में किया जा रहा था, वो विज्ञान से संबंधित ग्रंथ थे या गणित से संबंधित थे, खगोल विज्ञान से संबंधित थे। खगोल विज्ञान आप समझते होंगे, अंतरिक्ष की बात करें यहाँ पे, औषधि विज्ञान आप समझते होंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से संबंधित ग्रंथ थे जिसका अलग अलग भाषा में अनुवाद किया गया था। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ अरबी लेखकों की बात कर रहे हैं, अरबी दार्शनिकों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक नाम दिया गया है टॉलेमी। ठीक है, टॉलेमी ने मतलब एक ग्रंथ लिखी थी जिसको हम कहते हैं अल्मजेस्ट। ठीक है, अल्मजेस्ट ग्रंथ है, एक तरीके खगोल शास्त्र के ऊपर आधारित ग्रंथ था। ठीक है, और इसका ये एक तरीके से यूनानी भाषा में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया? ये यूनानी भाषा में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसका अनुवाद भी अरबी भाषा में किया गया था। ठीक है, उसके बाद है, अब हम बात करते हैं कुछ मुस्लिम लेखक थे जिसमें आप लोगों ने इब्न सीना का नाम सुना हुआ है। ठीक है, इब्न सीना के बारे में हम वैसे 4th चैप्टर में ही समझ चुके हैं। तो इब्न सीना आपको पता है, उन्होंने चिकित्सा का सिद्धांत बहुत ही फेमस उन्होंने एक अपनी कृति लिखी थी। ठीक है, मध्य एशिया के जो बुखारा जो शहर है वहाँ से ये संबंधित है। इब्न सीना दार्शनिक थे एक। ठीक है, और इसके अलावा एक और नाम आप बता सकते हैं, एक लेखक है अल राजी। ठीक है, अल राजी जिन्होंने आयुर्वेदिक विश्वकोश की रचना की थी। किसकी रचना की थी? आयुर्वेदिक विश्वकोश की रचना की थी, और लेखक थे अल राजी। ठीक है, ये भी एक मुस्लिम लेखक थे। तो इनका भी विशेष किस्म का योगदान रहा अरबी एक तरीके से विचारों को फैलाने में। ठीक है, इसके अलावा आप स्पेन के एक और अरबी दार्शनिक है जिनका नाम है इब्न रसूद। ठीक है, तो इब्न रसूद को हम लातिनी में क्या बोलते हैं? अविरोज बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक दार्शनिक थे, और धार्मिक विश्वासों के बीच रहे जो धार्मिक विश्वासों में जो तनाव था ना, उस तनाव को मतलब एक तरीके से सुलझाने की कोशिश करते थे। जो धार्मिक विश्वास है उसमें लोगों के बीच में जो तनाव बना रहता है उसको सुलझाने की कोशिश, ये आपका जो नाम मैंने आपको बताया इब्न रसूद, ये किया करते थे। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका टॉपिक, विज्ञान और दर्शन में अरबियों का जो योगदान था वो भी आपको मैंने समझा दिया है। तो ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक समझाए गए थे मैंने आपको समझा दिया है। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर सर्च मारिए रोशन सा स्टडी पॉइंट, और वहाँ पे मेरे को फॉलो करें आप। और इसके अलावा आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितने भी चैप्टर के आपके नोट्स हैं टेलीग्राम पे ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। अब इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको जाकर सर्च करना है रोशन सा स्टडी पॉइंट और ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।